गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल है भाई आपके? आशा करते हैं बढ़िया होगे। पिछले सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके दिमाग में चमकाने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक आपके दिमाग में अच्छे से चमक गए होंगे। और अगर नहीं चमके तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मैंने अपने ऐप पर दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपके समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़े थे वेग तथा चाल। क्या पढ़े थे? वेग तथा चाल, और उसके चार चार प्रकार पढ़े थे। और मेन मैंने बताया था औसत चाल और तात्क्षणिक चाल जो है इम्पॉर्टेंट है, जिससे सवाल बनते हैं। और एक मैंने लास्ट एक उदाहरण करवाया था जिसमें बताया था दूरी, विस्थापन, वेग और चाल में अंतर। चारों के क्लियर कॉन्सेप्ट थे, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ इतना नहीं है कि चाल और दूरी में सिर्फ दिशा का अंतर होता है, मतलब दूरी और विस्थापन में सिर्फ दिशा का अंतर होता है, चाल और वेग में भी सिर्फ दिशा का अंतर होता है, परिमाण में भी अंतर आता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना। तो एक सवाल है, सवाल ये है, आप यहाँ से देखिए, सवाल को थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। एक सवाल है, किताब का उदाहरण है पहला, कि कोई कार है जो सरल रेखा पर गति करती है ओपी में, मानो, चलो मान लेते हैं सरल रेखा में गति करती है ओपी। यह भी समझा रहा हूं, उदाहरण है किताब का। कार ओ से चलकर 18 सेकंड में पी तक पहुंचती है। 18 सेकंड में, कितने सेकंड भाई? 18, ठीक है भाई। और फिर 6 सेकंड में वापस आ जाती है भाई। कार ऐसे जाती है और 6 सेकंड में पुनः लौट आती है, ठीक है भाई। तथा फिर 6 सेकंड में क्यू पर वापस आ जाती है। कार के औसत वेग एवं मान लीजिए, चित्र देखना पड़ेगा भाई, 3.1, तो चलो भाई 3.1 के हिसाब से देखना पड़ेगा। 3.1 में क्या था? हाँ, 3.1 में था ओ से पी और पी से क्यू यहाँ तक ही था, पूरा नहीं था, तो क्यू यहाँ है, ठीक है भाई। ओ से पी तक पूरा 18 सेकंड, पी से क्यू तक 6 सेकंड, ठीक है। तो फिर 6 सेकंड में क्यू तक वापस आ जाता है। और अपने को ये भी पता था कि ये 0 है और ये 360 था, और मेरे हिसाब से ये जो है क्यू 240 था। 120 रिटर्न होके आया था, तो मूल बिंदु पे 240 था। नंबर लाइन है, किताब में है आपके, अपने पहले की थी, तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने डाल दिया। लिखा हुआ है चित्र 3.1 की सहायता लीजिए। कार के औसत वेग, औसत चाल की गणना कीजिए जब कार ओ से पी तक जाती है। जब कार, सुनना, ओ से पी तक जाती है तो औसत चाल और औसत वेग बताते हैं अपन। औसत चाल और औसत वेग। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 360, और समय कितना है? 18, तो ये काटा तो आया कितना? 20। औसत चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है क्या? बात करते हैं औसत वेग की। औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। और आपको पता है कुल विस्थापन कितना है? सीधी दूरी ओ से पी तक, वही है जितना दूरी है, बट्टा कितना? सेकेंड 18। फिर से आंसर कितना आया? 20। मतलब पहले केस में तो दोनों ही बराबर है भाई। अब आ जाओ बी। जब वो ओ से पी जाकर पुनः क्यू, ये क्यू लिखा हुआ है, पुनः क्यू पर वापस आ जाती है, मतलब इस पूरे प्रोसेस में ओ पी से क्यू, तो ओ पी से क्यू में करेंगे तो सुनना, ओ पी से क्यू, तो जब ओ पी से क्यू करेंगे तो देखना, इधर कर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ ओ पी से क्यू, इसमें दो चीज़ें आएगी,
वापस औसत चाल और औसत वेग। अब सूत्र नहीं लगाएंगे, सीधा करेंगे। औसत चाल क्या है? कुल दूरी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 360 और वापस कितना आया? 120, तभी तो 240 पे पहुंचा। देखो यहाँ से गया 360 और अभी 240 पे है, मतलब कितना वापस आया? 120। तो टोटल दूरी कितनी होगी? ध्यान से रखना, पहले गया 360 और फिर 120, और इसमें समय कितना लगा उसको? 18 और 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 480 बट्टा 24, और फिर से मैंने काटा तो आंसर कितना आया? 20। चाल कितनी आई भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आई? 20 मीटर प्रति सेकंड। वेग की बात करें तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक अंतिम बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी कितनी है? 240। देखो सीधी दूरी विस्थापन होता है, सीधी दूरी मैं बता रहा हूँ, सीधी दूरी, मैंने दूरी बोला है लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? सीधी दूरी विस्थापन होता है। ध्यान से देखना भाई, यहाँ से पहले केस में यहाँ से यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी हुई 480, तो उस हिसाब से कर लिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सीधी दूरी कितनी है? ये दूरी 240। तो अब जो आएगा आंसर 240 बट्टा 18 प्लस 6, समय वही रहेगा, 240 बट्टा 24, आंसर आएगा 10। आंसर कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। आंसर कितना आएगा भाई? प्यारे बच्चों, ये उदाहरण समझ में आ गया होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि पहले केस में क्या था? एक ही दिशा में जा रहा था, वन डायमेंशन में भी एक ही दिशा थी, तब तो दोनों सेम आए, लेकिन अब इस बार वापस टर्न हुआ तब वेग अलग हो गया, औसत वेग और औसत चाल भी अलग हो गया। ये आपने कर लिया, जल्दी से देख लो, समझ लो और इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। जल्दी से देख लो। तो उत्तर मैंने बता दिया कि पहले ए के दोनों उत्तर जो है, ये ए हल किया मैंने और फिर मैंने ये हल किया बी, और आपके सामने है उत्तर और यही उत्तर है, और प्रश्न ये रहा। फॉर्मूला लगाना है औसत चाल का हमेशा कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुछ भी हो जाए, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुछ भी हो जाए बच्चों, कुछ भी हो जाए, सूत्र आपको औसत का लेना है। कुल दूरी बट्टा कुल समय तो हो गया चाल, कुल विस्थापन बट्टा कुल समय हो गया किसका? औसत वेग का। बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी एक बढ़िया सवाल कराऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको। सारी कहानी इसी की है। तो मैं इसको हटा दूं, तो मैंने किया हटा दूं, तो मैंने कहा गिली गिली छू, सब हट गया भाई, गिली गिली छू करते सारा हट गया। अब आप उत्तर मिलान करिए। तो पहले केस में पूरा सवाल लाते हैं एक बार। 20 उत्तर, ये मीटर पर सेकंड छपा हुआ नहीं है, ये आप समझदार हो। और विस्थापन आया 10, और फिर जो है अंतिम वेग आया होगा, ये चाल आई होगी, वो औसत चाल, वो कितनी आई होगी? 20। क्लियर? तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपका हो चुका है। क्लियर? तो ये हो गया, ये सारा 3.1 इस उदाहरण का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ तक तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक जो वेग और चाल है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये अवकलन और लिमिट, देखो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अंदर घुसोगे तो कंफ्यूज रहोगे। जितना बता रहे हैं अपने को न्यूमेरिकल के लिए बेस तैयार करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो अभी मैंने आपको बेसिक बता दिया, इन सब के ग्राफ भी पढ़ेंगे और अवकलन भी पढ़ेंगे, मुझे सब ध्यान है भाई। क्लियर? तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्या है कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स और टी में ग्राफ है, इसका मतलब क्या है? पहले तो ग्राफ पढ़ना आना चाहिए भाई। इस ग्राफ का मतलब क्या है? ये ग्राफ बता रहा है कि कोई कण इस तरह से गति कर रहा है। देखो अगर ये ग्राफ जो है, सुनना भाई,
अगर ये जो ग्राफ है वो सीधी रेखा होता तो ये एक समान गति या एक समान चाल को निरूपित करता, एक समान वेग को निरूपित करता, ठीक है। लेकिन अब ये ग्राफ इस तरह से है, क्लियर, सीधी रेखा नहीं है, तो ये क्या है, ये परिवर्ती है। क्या है? परिवर्ती है। बात अर्चन में क्या परिवर्ती है? परिवर्ती चाल है। और जब चाल परिवर्ती होती है तो क्या आता है? त्वरण आता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। जब चाल बदलती है तो क्या आता है? त्वरण आता है। किसी वस्तु के चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, देखना ध्यान से। किसी वस्तु के चाल या वेग, या किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं भाई? त्वरण कहते हैं। वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी क्षण पर ढाल निकाल लें, किसी क्षण पर, तो अपन क्या कर सकते हैं? तात्क्षणिक निकाल सकते हैं। इसने क्या कहा? स्थिति समय ग्राफ से वेग ज्ञात करना, 4 सेकंड पर वेग। देखो मैं पहले बता दूं, ग्राफ से वेग निकालना कठिन होता है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं। मान के चलो अपन ने रेंज ले ली ये 3 से 5 तक, क्योंकि 4, 3 और 5 के बीच है। फिर अपन क्या करेंगे? इस 3 से 5 तक के बीच की रेंज को कम करते 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 बीच में लाएंगे, तो एग्जैक्टली 4 पे इस बिंदु पर जो वेग होगा वो पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? ये जो यहाँ से यहाँ तक की टाइम लिमिट है डेल्टा टी, मैंने बताया था, उस डेल्टा टी को क्या करेंगे? 0। तो जब इसको कम करते करते 0 पे लाएंगे तो 4 पे रुकेगा और 4 पे अपना मान आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? एक रेंज के बीच में लेंगे और धीरे धीरे इस रेंज को कम करते चलेंगे, समयांतर डेल्टा टी को, अभी 2 सेकंड का है, धीरे धीरे कम करते करते डेल्टा टी को 0 करेंगे तो ये एग्जैक्टली 4 पे आएगा। और जब ये 4 पे आएगा तो एक पर्टिकुलर मान आएगा, वो तात्क्षणिक होगा। लिखा हुआ है डेल्टा टी टेंड्स टू 0 की परिस्थिति में रेखा P1 P2 समय वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो जाती है। P पर क्या हो जाती है? स्पर्श रेखा। बिंदु P ये रहा, P1 P2 जो है, इधर देखना भाई, ये जो P1 P2 है, पहले P1 P2 को मिलाया, लेकिन जैसे जैसे समय को कम करेंगे तो ये P1 P2 है जो क्या है, यहाँ पे बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी। आगे बढ़ते भाई, कुछ चीज़ें और देख लो, सारी चीज़ें आएगी समझ में, किताब की लाइन टू लाइन समझ में आएगी। यद्यपि ग्राफिक विधि से इसे प्रदर्शित करना कुछ कठिन है बेटा, ग्राफ से करना कुछ कठिन है, इसीलिए अपन क्या उपयोग में लेते हैं? अवकलन। अभी अवकलन क्या है गुरुजी? सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, रुको। तथापि यदि इसके लिए हम गणितीय विधि का उपयोग करें तो सीमांत प्रक्रिया आसानी से समझी जा सकती है। और गणितीय प्रक्रिया कौन सी है भाई? गणितीय विधि कौन सी है? ये है अपनी गणितीय विधि अवकलन। तो 3.6 में खींचे गए ग्राफ के लिए x बराबर 0.8 t³ है और 3.1 में t बराबर 4 को केंद्र में रखकर डेल्टा t बराबर 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तथा 0.01 सेकेंड के लिए डेल्टा x बटा डेल्टा t के मूल्यों को दर्शाया गया है। आप देख रहे हो, मैंने कहा रेंज, पहले डेल्टा टी को रखा 2 सेकंड, फिर कर दिया 1 सेकंड, फिर 0.5, फिर 0.1, फिर 0.01, मतलब टेंस टू 0 है, ये घटता जा रहा है। और डेल्टा टी के मूल्यों को दर्शाया गया है दूसरे और तीसरे कॉलम में T1 बराबर T माइनस डेल्टा टी बटा 2 तथा T2 बराबर T माइनस डेल्टा टी बटा 2। और चौथे और पाँचवें कॉलम में, तो एक कॉलम देख लेते हैं, उसके आधार पर अपन डिसाइड करेंगे इसको। ये कॉलम दिया हुआ है, समझो इस कॉलम को, बाकी मैं समझाऊंगा वैसे ही समझना है, लेकिन अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे समझो कि इसने दिया हुआ है समय अंतराल 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, कम करते जा रहे हैं, घट रहा है। बात आ रही समझ में? क्लियर? डेल्टा टी क्या हो रहा है? T1 और T2 अंतर, इन दोनों का अंतर, कुछ भी कर दो, अंतिम माइनस प्रारंभ कुछ भी कर दो, ये इन दोनों का अंतर जो है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर? जब दोनों का अंतर घट रहा है, सुनना, डेल्टा टी घट रहा है
तो डेल्टा एक्स भी घट रहा है। तो जब दोनों घट रहे हैं तो दोनों का अनुपात जो है एक नियतांक की तरफ आएगा, कुछ नियतांक की तरफ आएगा, कुछ एग्जैक्ट मान की तरफ आएगा। क्लियर? जब समय घटेगा तो दूरी भी तो घटेगी। तो समय घट रहा है, मतलब समय अंतराल घट रहा है, तो क्या है, दूरी या विस्थापन घट रहा है, तो ये भी घटेगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब इसके लिए पहले आपको एक बार अवकलन बताना पड़ेगा, तो मैं बताने चल रहा हूँ आपको अवकलन। ठीक है? तो बच्चों पहले सुन लो अवकलन होता क्या है। पहली बात कि जो अवकलन है ये होता क्या है, तो इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे। क्लियर? इसकी परिभाषा से शुरू करेंगे और अवकलन और समाकलन को दोनों को ही डिटेल में अपन अध्ययन करेंगे, तभी अपने सवाल आगे बन पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो अवकलन की कुछ संक्रियाएं हैं, बेसिक जितना अभी अपना काम का उतना बता देता हूँ, फिर डिटेल में बताऊंगा मैं आपको अवकलन। तो अवकलन क्या होता है पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अवकलन जो है एक गणितीय प्रक्रिया है। क्या करती है ये, सुनना। मान के चलो इसके कुछ नियम है, कुछ सूत्र है। देखो तो इसके कुछ सूत्र है। पहला, डी बटा डी एक्स ऑफ कोई भी नियतांक, किसी भी नियतांक का अवकलन डी बटा डी एक्स करूँ या डी बटा डी टी कर दूँ, ठीक है, या ठीक है, क्या है, नियतांक है, मतलब किसी भी नियतांक का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? अब नीचे कभी x हो सकता है, कभी t हो सकता है, कभी z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किन्हीं भी दो भौतिक राशियों का सापेक्ष होता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि x ही आएगा, मैं x के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0। दूसरा, d बटा डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखते जाना मैं कर क्या रहा हूँ, सूत्र है, आपको ध्यान रखने हैं, फिर अपन करेंगे इस पर प्रैक्टिस, तो आपके दिमाग में सब बैठ जाएगा। डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? तीसरा, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। ठीक है? तो इसको, ये इंटरेस्टिंग है, ये देखना। ऐसे में क्या करेंगे, सुनना भाई, डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, मतलब देखो ये इतना हिस्सा आपको अलग रखना है और इधर आपको लग रहा है कि x की पावर n है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली घात आगे ले आएंगे और घात में से एक कम कर देंगे। अरे यार बस, ऊपर वाली घात आगे गुणा में ले आएंगे और घात में से एक कम कर देंगे, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ बताऊं, dx बटा dx, तो क्या होगा, dx dx कट गया, dx से dx कट गया, पूरा कट सकता है, एक आ गया। या आप ऐसे कह सकते हो कि x की पावर कितनी है, एक, जब इसका अवकलन करेंगे एक आगे आ जाएगा और एक ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 1 इंटू 1, तो 1 ही होगा ना। क्लियर? x सिंगल को x की पावर 1 मान सकते हैं, इसकी ये घात आगे आ गई नीचे वाले को यूज़ करके, x क्या हो गया, 0 हो गया, और अगर ये 1 है और ये भी 1 है तो कितना होगा, 1। यहाँ तक मेरे हिसाब से 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपन अगला सवाल जो है आगे अपन हल कर सकते हैं। तीन सूत्र है, ध्यान से देखिए। जल्दी से देख लीजिए इसको, क्या है, तीनों सूत्र अभी के अभी याद कर लीजिए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं।
जल्दी से देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों सवाल याद कर लीजिए। मुझे पता है बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और इनको भूल जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो समस्या पुनः आए, इसलिए आप इसको अच्छे से, तीनों फॉर्मूले अभी तीनों ही काम के हैं, ज़्यादातर अपने तीन ही काम आएंगे, ज़्यादातर तीन ही काम आएंगे, मैं क्लियर कह देता हूँ। अभी यहाँ जो सवाल आएंगे उसमें आगे तो काम आएंगे सब, साइन कॉस सबके। अभी ये तीन याद करो, फिर अगले अभी जस्ट कराता हूँ मैं, तीनों याद कर लो। कोई नेतांग है, उसका अवकलन सदैव जीरो होता है, एक्स का अवकलन जो है एक होता है, और एक्स की घात एन का जो अवकलन होता है वो एन आगे आ जाता है और घात में से एक कम हो जाता है। जल्दी से देखिए इसको, याद कर लीजिए भाई, रट्टा मार लीजिए, जो करना करिए, ये सूत्र बार बार काम आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है भाई, पूरा विस्तार में इसको यहाँ तक आपका हो गया होगा। अब